आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति आधारभूत निर्धारक तत्व, उद्देश्य एवं भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य। चलिए पहले भारतीय विदेश नीति के बारे में हम लोग जानेंगे। मित्रों, विदेश नीति आप सब लोग जानते हैं, अन्य राष्ट्रों से, पड़ोसियों से यानी अपने राष्ट्र से हटकर अन्य राष्ट्रों के साथ बनाए गए संबंधों को, उनके साथ अपने निर्धारित व्यवहारों को ही हम लोग विदेश नीति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कैसा उनके साथ हमको व्यवहार करना है, किस तरह हमारे उनके साथ संबंध बना के रखना है, किस तरह हमारा संबंध उनके साथ संचालित करना है अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर, उसी के आधार पर हम लोग विदेश नीति का निर्धारण भी करते हैं कि हमको अपने पड़ोसी की जरूरत किस प्रकार पड़ेगी। ठीक है, पड़ेगी भी या नहीं भी पड़ेगी। ठीक है, या पड़ोसी से हमें दोस्ती रखने में लाभ है, या हमारा हित है, या पड़ोसी से दुश्मनी रखने में हमारा हित है, लड़ाई करने में हित है, उसके क्षेत्र पे अधिकार करने में हित है। ठीक है, चलिए, सभी राष्ट्रों की अपनी एक विदेश नीति होती है जिनका प्रयोग वह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा समय एवं परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति को महान पुरुषों द्वारा बताए गए कुछ सूत्रवाक्यों को ध्यान में रखकर संचालित करना होता है, जिनमें कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई अस्थायी मित्र होते हैं, ना ही शत्रु होते हैं, केवल राष्ट्रीय हित ही अस्थायी होते हैं। अर्थात जहां आपकी भलाई है, लड़ाई, अगर युद्ध करने में भलाई है तो आप युद्ध करिए, अगर दोस्ती करने में भलाई है तो आप दोस्ती करिए। किस समय कब आपका हित बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात जिस समय आपका हित जो गवाही दे वही आपको करना है। इसीलिए कहा है कि ना तो अस्थायी मित्र होते हैं, ना ही अस्थायी शत्रु होते हैं। आचार्य कौटिल्य ने क्या कहा है, पड़ोसी राष्ट्र ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए शत्रु होता है कि भाई हमको अपने राष्ट्र विस्तार करना है, राज्य के हितों के लिए अपने राज्य को बड़ा करना है, तो पड़ोस की ओर ही बढ़ना है। हमारा पड़ोसी भी यही सोचेगा कि हमको राज्य बढ़ाना है तो पड़ोस की ओर ही बढ़ना है। ठीक है, अगला है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। कोई नई चीज नहीं है मित्रों। विदेश नीति को कार्यान्वित करने का अंतिम साधन दंड अर्थात युद्ध होता है। यानी 4 साधनों में दंड, युद्ध अंतिम साधन होता है। यानी साम, दाम, भेद और दंड सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों कि आप लोगों को पता नहीं है। साम, दाम, भेद, दंड सब मालूम है आपको भी कि अपना काम निकालने के लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं, और अंतिम में होता है कि दंड की नीति अपनाई जाती है। ठीक, प्रफा के जनरल क्लाजबिट्स ने कहा है, युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का मात्र एक साधन है। अर्थात राजनीति साध्य है, यानी साधन योग्य होती है, और युद्ध उसका साधन होता है। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र उपरोक्त विचारों के आधार पर ही विदेश नीति का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। विदेश नीति के निर्धारक या प्रेरणा स्रोत, किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय चरित्र उस राष्ट्र के विचारों, व्यवहारों और उसके स्वभाव को प्रदर्शित करता है। किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय चरित्र या स्वभाव के निर्माण में उसके पूर्व रीति रिवाजों, परंपराओं, भूगोल, पर्यावरण तथा अन्य बहुत से तत्वों का योगदान होता है। एक राष्ट्र के पूर्व स्वभाव के अनुसार उसका वर्तमान स्वरूप भी दृष्टिगोचर होता है, और यही स्वभाव उन राष्ट्रों की विदेश नीति के रूप में दिखाई पड़ता है। वर्तमान समय में बहुत से ऐसे राष्ट्र उदाहरण के रूप में मौजूद हैं जिनकी विदेश नीति में उनका पूर्व स्वभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम, एक यूरोपीय राष्ट्र यूनान के सिकंदर ने विश्व विजेता बनने के लिए संपूर्ण विश्व में भयानक नरसंहार या अत्याचार किया। उन्हीं परंपराओं की ही देन है। यूनान तो नहीं रहा, लेकिन 16वीं सदी के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध तक यूरोपीय राष्ट्रों में विश्व विजेता बनने की होड़ प्रारंभ हो गई। उसी रास्ते पर चलते हुए यूरोपीय देश अन्य एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों को उपनिवेश बनाकर अत्याचार एवं लूटमार करते रहे। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध कहीं न कहीं इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, जिसमें कई लाख लोगों का नरसंहार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटेन विश्व विजेता बना हुआ था, वर्तमान समय में मात्र एक शक्ति बनकर रह गया। द्वितीय है, महाकाव्य काल में महाभारत जैसे युद्ध में हस्तिनापुर राज्य एवं विश्व की 18 अक्षौहिणी सेना का संहार कराने वाला दुर्योधन का मामा गांधार नरेश शकुनी वर्तमान अफगानिस्तान का ही था, और आने वाली अफगानिस्तान की पीढ़ियों में
महमूद गजनवी, यामाफा अब्दाली, नादिर फार जैसे अत्याचारी लुटेरों ने भारत को बुरी तरह लूटा ही नहीं बल्कि यहाँ लूट और जिहाद के नाम पर भयानक नरसंहार एवं अत्याचार भी कराया। इसी का परिणाम है कि वर्तमान अफगानिस्तान भुखमरी और आतंकवाद से ग्रसित है और आपस में ही भिड़कर अपने ही नागरिकों को नष्ट कर रहे हैं। तृतीय, पाकिस्तान को ही ले लीजिए। ये भारत का ही एक भाग है जो आज़ादी के साथ ही जन्म लिया और अपने जन्म के समय से ही भारत पर युद्धों को थोपता चला आया। बार बार पराजित होने के बावजूद अपने उद्देश्यों में सफल न होने पर उसने न्यून तीव्रता संघर्ष के रूप में भारत में के साथ साथ लगभग संपूर्ण विश्व में आतंकी गतिविधियों को प्रेरित करना प्रारंभ किया। वर्तमान समय में पाकिस्तान संपूर्ण विश्व के आतंकवादियों का समर्थक एवं पोषक बना हुआ है, स्वयं भुखमरी का शिकार है लेकिन आतंकवादियों का हमदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान का नाम आते ही एक आतंकवादी राष्ट्र का चेहरा सामने घूमने लगता है। चतुर्थ, भारत को ही ले लीजिए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे कई बार लूटा, काफी नरसंहार भी किया, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय मूल नरेशों ने कभी भी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं किया। आपस में भले लड़ते रहे मित्रों, लेकिन कभी विदेश आक्रमण करने नहीं गए। भारत की सत्य, अहिंसा एवं धार्मिक नीतियों की प्रेरणा अयोध्या नरेश महाराजा हरिश्चंद्र, गौतम बुद्ध, अयोध्या नरेश राम से प्रेरित रहा है। भारत पहले भी शांतिप्रिय था, आज भी शांतिप्रिय है। भारत का पूर्व स्वभाव आज भी विदेश नीति के रूप में स्पष्ट है। भारत की विदेश नीति आज भी शांति, सद्भावना, मैत्री एवं विकास पर आधारित है। आज भारत इतनी लूट का शिकार होने के बावजूद भी किसी से कमजोर नहीं है मित्रों, क्योंकि चौथी महाशक्ति के रूप में भारत आज स्थापित हुआ है। ठीक है। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य, जिस प्रकार हमारा संविधान है उसके अनुसार हमारे विदेश नीति में निम्न तत्व दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हुए उनका निर्वाह करना, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना एवं उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना, अपने संपूर्ण बाह्य सीमाओं की सुरक्षा करना, अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करना, प्रत्येक दृष्टि से आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु हर संभव प्रयास करना, शीत युद्ध के समय दोनों गुटों की रणनीति से बचते हुए अन्य राष्ट्रों को गुटबंदी का शिकार होने से बचाना, अफ्रीका तथा एशिया के देशों के स्वतंत्रता संग्राम को सहयोग और समर्थन देना, हर प्रकार की मानवाधिकारों को समर्थन देना, उपनिवेशवाद, जातिवाद एवं रंग भेद की नीतियों का विरोध करना, अन्य देशों में निवास करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखना तथा उसके शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग देना, यही हमारे विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं मित्रों। आगे हम पढ़ेंगे मित्रों भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। ठीक है। एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति के तहत अन्य देशों से ऐसे संबंधों को निर्मित करने का प्रयास करता है जो उसके राष्ट्रीय हितों, उसकी ज़रूरतों को किफ़ायती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध होता रहे तथा विकास के साथ साथ कम कीमत पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखने का प्रयास करता है। इसीलिए किसी भी देश की विदेश नीति कुछ गिने चुने तत्वों पर आधारित नहीं होती और वर्तमान अंतर्निर्भरता के युग में किसी राष्ट्र की विदेश नीति मात्र पड़ोस की नीतियों तक ही सीमित नहीं है। किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण में अनेक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी प्रकार भारत की विदेश नीति में निम्न प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। पहला नंबर है मित्रों आकार। एक राष्ट्र के आकार की विदेश नीति के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बड़े आकार के राष्ट्र अपने आकार, जनशक्ति, कृषि, खनिज पदार्थों, औद्योगिक विकास आदि के आधार पर बड़ी ताकत बनने का प्रयास करते हैं, तो छोटे आकार वाले राष्ट्र प्रत्येक क्षेत्र में अपनी तकनीकी ज्ञान, तकनीकी विकास, तकनीकी हथियारों के आधार पर शक्तिशाली बने रहने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार अमेरिका और सोवियत जैसे राष्ट्र अपनी तकनीकी, सैनिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से शक्तिशाली हैं, वहीं जापान जैसा राष्ट्र तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली है और सारी दुनिया जापानी तकनीक का लोहा मानती है। एक राष्ट्र अपनी कमियों को अन्य देशों से प्राप्त सहायता के द्वारा दूर करने का प्रयास करता है। यानी मित्रों आगे दूसरा जो तत्व है मित्रों वो है भूगोल। एक राष्ट्र का भूगोल ही उसके पड़ोसियों का निर्धारण करता है।
तथा भूगोल के आधार पर ही उसकी सीमाएं और उसकी बनावट निर्धारित होती हैं। एक राष्ट्र अपनी सीमाओं में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में भी अन्य राष्ट्रों की मदद लेता है। सीमाओं की लंबाई, बनावट, सैन्य शक्ति की आवश्यकता आदि के आधार पर ही राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। मित्रों, इतना जरूर याद रखिएगा कि एक राष्ट्र का जैसा भूगोल होगा वैसे ही उसकी रीत रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, जरूरतें, भोजन, वस्त्र आदि जरूरतें, मतलब जितनी भी चीजें एक राष्ट्र का है, जो एक राष्ट्र का एक व्यक्ति जो है प्रयोग कर सकता है, नागरिक प्रयोग कर सकते हैं, वे सब जो है चीजें भूगोल द्वारा ही निर्धारित होती है। और ये भी निर्धारित होता है कि हमें किन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना होगा और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे राष्ट्र के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि मित्रों, मनुष्य आता है तो बिना, वैसे जब आप जानते हैं मनुष्य यहाँ जब आता है तो खाली हाथ आता है। यहाँ भूगोल यानी देश में आने के बाद यहाँ पर जो सारे संसाधन मौजूद होते हैं, खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ मौजूद होती हैं, भूमि के अंदर खनिज पदार्थ और जो है भूमि के ऊपर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, प्राकृतिक संपदाएं, उन सब का वो केवल इस्तेमाल करता है और अपने ज़रूरत की अन्य चीज़ें जो अपने राष्ट्र में नहीं मिल पाती उसको वह विदेशों से मंगाता है और अपने यहाँ जो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं उसको वह विदेशों को सप्लाई करता है। तो इतना क्या समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र की सारी रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, सारा कुछ भूगोल निर्धारित करता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था, अगला है अर्थव्यवस्था। वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है और राष्ट्र के प्रत्येक प्रकार के विकास में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक राष्ट्र के शक्तिशाली अथवा कमजोर होने का आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ लिए अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करने के साथ आवश्यकता पड़ने पर उसे नई दिशा भी देते हैं। अगला है शक्ति। शक्ति एक राज्य का आधार होता है। एक राष्ट्र प्रत्येक प्रकार की शक्ति को वर्जित करने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बनाने का प्रयास करता है। शक्ति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक, विज्ञान एवं तकनीकी आदि। ठीक है। इसी के आधार पर जैसे कहते हैं अंतर्निर्भरता का युग है मित्रों। आज हम लोग अपने विकास के लिए, शक्ति के अर्जन के लिए अन्य राष्ट्रों पर भी निर्भर हो चुके हैं। जो चीज़ें हमारे नहीं है, यानी कहते हैं ना, एक हाथ दो, एक हाथ लो, दूसरे हाथ लो। तो इसी तरह जो है, जो हमारी चीज़ें, आज अंतर्निर्भरता का युग है। एक राष्ट्र अकेले जो है अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता और इसलिए हर प्रकार से शक्तिशाली बनने के लिए अन्य राष्ट्रों की भी मदद ली जाती है। ठीक है। अगला है तकनीकी। वर्तमान तकनीकी युग में प्रत्येक राष्ट्र सर्वप्रथम अपने अनुसंधान एवं ज्ञान के आधार पर तकनीकी शक्ति बनने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे अन्य राष्ट्रों के साथ तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान भी करते हैं। ठीक है। ये भी विदेश नीति का ही एक भाग है। विश्व जनमत। हर प्रकार की आत्मनिर्भरता एवं शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्र आपसी संबंधों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विश्व मंचों आदि पर अन्य राष्ट्रों के बीच अपना जनमत बढ़ाने के लिए भी अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। नेतृत्व एवं नई रणनीतियां सीखना। प्रत्येक राष्ट्र अपनी रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के मामले में भी नए समरतंत्रों को सीखने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को साझा करने का प्रयास करते हैं और इसी आधार पर वर्तमान राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ जल, थल एवं वायु सैनिक अभ्यास भी करते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त एक राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में अन्य प्रमुख तत्वों जैसे संस्कृति, इतिहास, समझौते, संधियां, राजनैतिक उत्तरदायित्व, सरकारी ढांचा, कूटनीति, विचारधाराओं आदि का विशेष योगदान होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर भी आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब मित्रों जरूर कर दिया कीजिए।